बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान रिक्ज़ा अवान एक बार फिर से अपनी सावी गपशप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि लहसुन की काश्त को मुनाफा बख्श कैसे बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें इख्तियार करके आप नुकसान से बच सकते हैं, और ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जिन पर अमल करके आप अपनी काश्त को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम साहिब, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पे मैं ये बताते जाऊँ कि हम इस वक्त बराह रास्त अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन को और हमें वक्त दिया, और आपने जो रिसर्च की है और इतने सालों से जो काम कर रहे हैं इस फसल के ऊपर, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करें और हमारे साथ भी। सर, सबसे पहले तो अगर हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ यहीं से करते हैं, तो लहसुन वो फसल है जो बहुत सारे किसान इस वक्त लगाते हैं। तो बहुत सारे हमें इसके ऊपर सवालात भी आते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह इसकी काश्त को बेहतर तरीके से हम लेके चल सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो सर हम बात करते हैं कि इसकी अफादियत क्या है इस फसल की, तो इसके बारे में सर आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात के ऊपर, इसको हमने इस काबिल बनाया। तो लहसुन एक तिब्बी लिहाज से और इंसानी सेहत लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्रॉप है। अगर इसके ऊपर हम डिस्कशन करना शुरू कर दें तो एक दिन काफ़ी है इसके जो तिब्बी फ़ायदे के ऊपर हम बात करने की। तो चीज़ा नगात के ऊपर मैं रोशनी डालूँगा, जैसे कि ये सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के अंदर ये बड़ी मावन किरदार अदा करती है। सेकंड मोस्ट, ये बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करती है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही सूदमंद साबित होती है। इंटेस्टाइनल जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और जितने भी आजकल डिप्रेशन या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनको भी डॉक्टर जो हैं इसकी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। इसके अलावा जो डाइट कॉन्शियस है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका वज़न कम करने के लिए। ये बड़ा इसका काबिलियत है। इसके अलावा इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी हुई है कि ये एंटी कैंसरियस इसके अंदर कंपाउंड होते हैं। और दूसरा, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो भी ये जिस्म से एक्सीड कराने के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा काबिलियत है। तो ये इसके चंद जो है ना मोटे मोटे जो है इसकी अफादी के लिए अगर देखा जाए तो उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चंद जो है मेडिकल इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जी, वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, इस क्रॉप को अगर हम कमर्शलाइजेशन की तरफ देखें, अगर जो फार्मर है अपनी एग्रीकल्चर को एज अ बिज़नेस लेके चलना चाहता है, वो कितना मुनाफा कमा सकता है इस फसल से? देखिए इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा ऊँचा। वराइटल वाइज बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप हाई ईल्डर वराइटीज़ की तरफ जाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मार्केट में ये 200 रुपये से लेकर 400 रुपये किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। तो अगर आपकी पर मंथ एकड़ के अंदर बढ़ते चले जाएंगे तो डेफिनेटली फार्मर की इनकम भी जो है ना वो भी मैक्सिमम होती चली जाएगी, और ये बड़ी नफ़ामंद फसल है वेजिटेबल्स के अंदर आफ्टर जिले। जी, बहुत शुक्रिया। सर, आप थोड़ा सा इसका अंदाजे से बता सकते हैं कि पर एकड़ के हिसाब से एक फार्मर कितनी कॉस्ट आती है इस फसल की काश्त के ऊपर, और कितना वो मुनाफा कमा सकता है अगर वो सारी वही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करे जो आप लोग रिकमेंड करते हैं? ये पहले सवाल के जवाब के साथ मुझसे करता हूँ कि अगर आपने जो भी वैरायटी इसके अंदर आपने सेलेक्ट की उसके साथ इसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है ना वो चेंज हो जाती है। प्रोडक्शन कास्ट चेंज हो जाती है, उसी हिसाब से आपकी जो सारी उसके ऊपर जितने भी अखराजात आते हैं या जितने भी उस मुनाफा के जो कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जाते हैं। जब हम मोटी मोटी बात कर लें लहसुन गुलाबी के हवाले से, तो फार्मर हमारा जो है वो सीजन एंड के ऊपर 3 से 4 लाख रुपये तक ईजिली कमा सकता है। उसके बाद लैंड अपनी है तो इस तरह 2 लाख तक मुनाफा इसमें कमाया जा सकता है। और आजकल जो NARC जीवन की जो वैरायटी है उसके अंदर तो अगर आप सीड दर सीड दे दें तो भी 3,000 रुपये किलो तक भी जाए, तो इसके अंदर तो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिल है। और दूसरा उसकी प्रोडक्शन भी बड़ी बम्पर है, तो इस लिहाज से भी अगर मार्केट में 150 रुपये किलो की सेल हो या 200 रुपये किलो की सेल हो तो 300 मन उसकी पैदावार है, तो वो खातरखा है हमें जो है ना वो इनकम कर सकती है। जी सर, G1 गार्लिक की और गुलाबी
लहसुन की आपने बात की। हाँ जी। अगर लहसुन की इकसाम की बात की जाए तो लहसुन की 4 से 5 इकसाम है अभी आप पंजाब या पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो लोकली डेवलप जो वैरायटी है उसे लहसुन गुलाबी कहते हैं। इसके अलावा NS 756 एक वैरायटी है, वो भी चल रही है। चाइना का लहसुन है और हरनाई का सफ़ेद लहसुन है, और एक है लहसुन जो NARC G1 जिसे हम मोटा लहसुन बोलते हैं। तो ये इसकी 4-5 जो है ना इकसाम तो मेन। सर ये हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं ये सारी। हाई यील्डिंग जो आपकी वैरायटी है वो सिर्फ यही है NARC G1, जो लेटेस्ट NARC की जो मंजूर शुदा वैरायटी है वही सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी है। जो बाकी आपकी रवायती या पुरानी वैरायटीज़ हैं वो इतनी हाई यील्डिंग नहीं है। ठीक है। तो सर ये जो G1 आप NARC G1 कह रहे हैं, इसमें बीमारियों और कीड़ों का क्या अटैक वगैरह का क्या है? बीमारियां भी इसके अंदर अच्छी खासी आती है, और क्योंकि ये ज़्यादा फर्टिलाइजर डिमांडिंग है इसलिए इसके ऊपर कीड़ों का हमला भी ज़्यादा देखने में आता है। और ये एरिया के अंदर भी रहती भी ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसकी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स भी एज़ कम्पेयर टू जो हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं उससे ज़्यादा है। यानी कि इसके अगर मुनाफा ज़्यादा है तो इसकी हाँ एहतियात भी ज़्यादा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सर अगर हम इसकी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जो फार्मर अभी तक लहसुन काश्त नहीं किया, जिन्होंने जो मतलब दिलचस्पी रखते हैं इसी काश्त के अंदर, तो वो किस तरह ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं कि मुनाफा बख्श काश्त कर सकें? सबसे पहले तो आप लोगों ने सिलेक्शन ऑफ लैंड इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने जो ज़मीन मोटी जट के अल्फाज में आपको बता दें कि जिससे गंदम की पैदावार ज़्यादा आती है ना, वो ज़मीनें इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो हल्की मैरा ज़मीन से लेकर दरमियानी मैरा ज़मीन और वरियाल ज़मीन, इसके लिए मौजूद तरीन ज़मीनें इस्तेमाल समझी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने वो लैंड जो सेलेक्ट होगी, तो अगस्त के महीने में आपने उसके अंदर 8 ट्रालियाँ जो है वो फार्म यार्ड मेनोर की जो है ना वो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने मट्टी पलटाने वाला हल से उसको अच्छी तरीके से मट्टी के अंदर डाल देना, ताकि डिकम्पोजिशन का जो है ना प्रोसेस वो अच्छे से स्टार्ट होना शुरू हो जाए। ज़मीन का जितना लेवल होगी, जितनी अच्छी तैयार होगी, उतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो जैसे इसका सीज़न जब आना स्टार्ट हो जाए तो आम जो है हमारा 2 से 3 मरतबा आदमी कल्टीवेटर है वो लगा लें, और उसके बाद आप उसको सहारा दे दें। तो फिर जिस तरीके के साथ आप काश्तकारी करना चाह रहे हैं वो आप कर लें। अगर आप फ्लैट पे लगाना चाह रहे हैं, रील्स पे जाना चाह रहे हैं या बेड्स पे जाना चाह रहे हैं, जो फार्मर की अपनी लाइसेंस लेकर, तो आप उसके ऊपर फिर जा सकते हैं। सर बेहतर तरीका काश्त क्या है, किस तरह देखिए, हमने जो यहाँ पर जो साइंटिफिकली जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो हमारे लिए जो अभी तक हमें जो रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट्स मिले हैं वो फ्लैट सोइंग में मिले हैं। फ्लैट सोइंग? तो जो बहुत ज़्यादा जिनकी चिकनी ज़मीनें हैं, जैसे कि हमारे चावल वाला एरिया है, या जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर ये फ्लैट सोइंग इतनी कामयाब नहीं है। तो वहाँ पर रिज सोइंग या बेड सोइंग जो है वो हम रिकमेंड करेंगे। लेकिन अमूमी तौर पर जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आती है हमारी, वो फ्लैट सोइंग के अंदर ही आती है। तो जो प्लांटिंग जोमेट्री की बात की जाए, तो हम डिपार्टमेंटल तौर पर गार्लिक के बारे में रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने प्लांट टू प्लांट इसका 4 इंच पे रखना है, और रो टू रो 8 इंच के ऊपर इसका पास रखना है। तो जब आप इस प्रैक्टिस के जरिए इसको लगाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 2 लाख पौधे आने हैं। अगर रीच सोइंग पे जाते हैं तो एक रीच से दूसरी रीच का जो फासला है वो 2.5 फुट का होता है। तो अगर आप उसके मेथड के ऊपर जाते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं ना, वो 1,25,000 से 1,35,000 तक आ जाते हैं। तो डिफरेंस आप देख लें कि आपका 75,000 पौधे आ ही नहीं रहे। तो यील्ड का भी अच्छा खासा उसमें मार्जिन पड़ जाता है। तीसरा बेड सोइंग है। बेड सोइंग में 3.5 फुट एक बेड से बेड का होता है हमारा, और उस बेड के ऊपर हम 4 कतारें लगाते हैं लहसुन, और एक कतार से दूसरी कतार का वही 8 इंच का फासला होता है। तो उसमें भी हमें 2 लाख या 1,80,000 पौधे मिल जाते हैं। तो ये इसकी प्लांटिंग की बैटरी है। तो इस तरीके से हम इसको आगे लेकर आते हैं। सर बीज लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सही तरह बीज का उगाव हो? सबसे पहले तो आप लोगों ने उस जगह से जो काबिल वसूख हो वहाँ से आपने सीड का इंतजाम करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अभी आकर बैठे हुए, तो हमारा जो इदारा है आपको जो लोकली डेवलप वैराइटीज है उसका एक बेहतरीन जो बीज है वो फार्मर्स के हम करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड पैमाने में, ताकि हम फार्मर्स को पहले ट्रेन कर देते हैं ताकि वो अपना बीज बना के फर्दर फिर वो अपना आगे चलाते हैं। तो हमारा इदारा इतनी ज़्यादा डिमांड फार्मर्स की पूरी नहीं करते हैं, लेकिन हम सिलेक्टिव लोगों को अपना बीज जो है ना वो हेल्दी जो मटीरियल है उनको देते हैं ताकि आगे चला जाता है। सर जिन लोगों को आप अपना बीज देते हैं, जी। उन फार्मर्स का कोई क्राइटेरिया है या कोई भी आपसे आपके ले सकता है? नहीं, जिनका हमें ये यकीन हो जाता है कि वो इसको एज ए राशन नहीं सेल करेंगे,
तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फार्मर्स को बेच दे रहे हैं कि जो इसको आगे मल्टीप्लाई करके आगे लोगों तक पहुँचा सकें या इसको बढ़ा सकें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा मटेरियल सबसे पहले उन लोगों तक जाए, क्योंकि ये बेसिक होता है हमारे पास जो मटेरियल होता है वो ही हम लोगों ने आगे देना है। तो वो हम उन हाथों में देना चाह रहे होते हैं कि जो इसको मैक्सिमम इसको खूब अच्छे तरीके से मैनेज करके हम उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद फिर इसको आगे लेके जाएँ। तो अच्छे बीज की पहले आपने बात की, तो उसके अंदर आपकी जो इसकी जो बल्ब साइज़ है वो अच्छे साइज़ के होने चाहिए। जब आप उसको सीज़न आए उसको पहले उसकी तुरियाँ खुलवा लें। तुरियाँ खुलवा के जो मोटे और दरमियाने साइज़ की जो तुरियाँ हैं उसको अपने बिजाई के लिए इस्तेमाल करना। जो छोटे साइज़ की होंगी तो उसको अपने डिस्कार्ड कर देना, वो आप सेल कर दें या घरेलू किसी मामला के आप उसको इस्तेमाल कर लें, उसको आपने बिजाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इसके लिए है। बाकी ये इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर वो चूड़ियाँ होती हैं वो बड़ी मोटी सी होती हैं, पुलाव जिसको आप निकाल लें मोटे साइज़ की चूड़ी और जो दरमियाने साइज़ की चूड़ी होगी वो दोनों ही आपने सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा बाकी आपने डिस्कार्ड करनी है। सर ये जो देसी लहसुन है और एक वो बारीक बारीक तुरियाँ होती हैं, एक मोटे वाला लहसुन होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देसी लहसुन जो अपनी ना बहुत सारी बातें भी होना चाहिए अपने जो सोसाइटी के अंदर मशहूर है। एक तो उसकी जो मैसूर कुन खुशबू है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरा जो उसका टेस्ट आता है ना, आपके वो कुकिंग जितने भी आप आइटम्स करते हैं वो लाजवाब है। ये दोनों जो आपके जो मेन जो है आपको पॉजिटिविटी वाले साइन है, ये आपकी दूसरी प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है। जैसे चाइना के लहसुन है और NARC जीवन लहसुन, वो प्रोडक्शन में तो मैक्सिमम है लेकिन वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं नहीं करता। करते। तो सर ये देसी लहसुन है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कम है? बहुत डिमांड है मैडम इसकी। डिमांड हर सीज़न में आपकी जो है ना इसकी डिमांड जो कायम दायम रहती है, इसकी डिमांड में कभी कमी तो सर इसमें देखने को कौन नहीं सी आती। वैरायटीज आती हैं? इसमें एक ही किस्म है लहसुन गुलाबी। गुलाबी लहसुन है। गुलाबी लहसुन वो जो इसकी डिमांड में कभी कमी नहीं है। इसकी प्रोडक्शन कम है तो लेकिन अगर हमारी सिफारिशात के ऊपर प्रॉपरली अमल किया जाए तो इसकी प्रोडक्शन जो है ना जितनी भी इसके अंदर दम है वहाँ तो हम लेके जा सकते हैं। तो उससे भी फार्मर को फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड है, इसलिए फार्मर अगर इसके ऊपर जाता है तो उसका फौरी तौर पर मटेरियल जो है ना वो मार्केट में चला जाता है, बिक जाता है। तो उसको कोई परेशानी नहीं होती इसके बेचने के हवाले से, इसकी स्टोरिंग के हवाले से। उसका मार्केट के अंदर तो ऑलरेडी सर आप यहाँ नासिर, हम यहाँ पे आपको बताते जाएँ, शुक्रिया वसीम साहब, आपको यहाँ बताते जाएँ कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम साहब। हम तहकीकाती अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं। जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप इसकी काफ़ी में दिलचस्पी रखते हैं, आपको रहनुमाई चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सवाल है वो लिख सकते हैं। हमारी जो टीम है हम तक पहुंचा देगी और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सर ये आपने बड़ी अहम बात की देसी लहसुन की कि इसकी डिमांड भी है और खाने में भी बड़ा लजीज है। जी जी। तो सर आप हमारे नाज़रीन को यहाँ पे ये बताएं कि क्या क्या मसाइल का सामना है देसी लहसुन की काश्त के अंदर। आपने अभी कहा ना कि अगर हमारी सिफारिशात पे वो अमल करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी पैदावारी सलाहियत है वो हम ले सकते हैं। तो सर इस बारे में इसके वो एक चेन वाइज इवेंट्स है, उसके लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका जो है ना सीड वो 5 मन रखना है, यानी 200 kg पर एकड़। वो आपने किसी अच्छे मुस्तनद फार्मर से ले लें या मुस्तनद इदारे से ले लें या मुस्तनद किसी शॉपकीपर से ले लें, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। फिर इसकी आपने ज़मीन जैसे अभी बात होती थी कैसे तैयार करनी है, क्योंकि 1 मंथ पहले आपने फार्म यार्ड मिनोर इसके अंदर ऐड करना। फार्म यार्ड मिनोर ऐड करने के बाद आपने ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करना। जब इसका स्विंग टाइम आ जाए तो 2 से 3 मरतबा आपने ऑर्डनरी इसको हल चलाना है। हल चलाने के बाद आपने इसको सुहागा दे देना है और आखिर जो आपका हल होगा उससे पहले आपने फर्टिलाइजर ऐड कर देना। इसकी जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट भी है वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर वैराइटीज कम है। जितनी हम हमारी हाई यील्डर के अंदर जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसके कंपेरिजन में इसमें फर्टिलाइजर हमें कम देना पड़ता है। इसकी जो NPK अगर हम देखें तो इसकी जो रेशो बनती है 80, 40 और 25 है। तो ये किस तरह फिल होगी, इसके अंदर हम सिफारिश ये करते हैं कि 1.5 बैग जो है आपका DAP का, 1.5 बैग आप SOP का डाल दें और साथ में आपने 1 बैग सल्फर का डालना है एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब आपको सोइंग करनी है। तो इसके बाद इसको 3 बैग यूरिया के चाहिए होते हैं। तो पहला बैग आपने 20 दिन के बाद जब इसकी जर्मिनेशन शोर हो गया पूरी आ गई है तो आपने 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद पहला लगाना है यूरिया का बैग। उसके बाद आपने सेकंड 15 दिन के वक्त के बाद सेकंड लगाना है। फिर 15 दिन के वक्त के बाद 1 बैग और लगाना है। उसके बाद इसको फर्टिलाइजर नहीं देना। टोटल यानी कितनी कि यूरिया जब के हम बैग्स लेते हैं?
अगर देसी की बात की जाए तो इसके अंदर हम 2 बैग्स या 3 बैग्स मैक्सिमम हम इसको डालने का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाइना के लहसुन के ऊपर जाए तो उसके अंदर 3 बैग चाहिए हमें फर्टिलाइजर जो यूरिया है। और जो हाई यील्डर है जिसे NARC G1 बोलते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर की डिमांड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन 2 वराइटीज़ के, कि उसके अंदर आपको 4 बैग DAP के चाहिए, 4 बैग SSP के चाहिए और 2 से 3 बैग आपको सल्फ़र के चाहिए एट रिटायरमेंट पॉइंट। और इसके बाद आपको फॉलोइंग में 5 से 6 बैग चाहिए, क्योंकि ये अप्रैल तक चलती है फील्ड के अंदर। 6 बैग चाहिए आपको यूरिया, तब वो आपके वो उस पोटेंशियल के ऊपर जाके पहुँचेगी। हम ले आते हैं सुन के कि ये इसकी इतनी पैदावार है, लेकिन उसके बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, जिससे उसकी वो पैदावार वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो ये सबसे पहला बेसिक जो है देखने में आप क्राइटेरिया कि इतनी इसकी फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा है G1 की। गुलाबी लहसुन की उसके मुताबिक बहुत ही कम है, जितनी आजकल मार्केट में फर्टिलाइजर के रेट सुपर जाती है, उसके मुकाबले में इसकी रेट मकदार भी कम चाहिए। फिर इसको इसके बाद इसको जो पानी लगाने का इसका जो प्रोसेस है, तो स्टार्ट के दिनों के अंदर तो 15 दिन के वक्फे के बाद भी आ जाता है। फिर जैसे ही हमारे सर्दी के मंथ्स आ जाते हैं तो हम फिर ये मार्जिन 1 मंथ बढ़ा देते हैं। 1 मंथ बढ़ाने के बाद फिर जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, ये बड़े दिन आ जाते हैं और टेम्परेचर जो है आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसकी वो पानी की डिमांड है वो 15 दिन से कम करके 20 के ऊपर भी आ जाती है। तो ये दूसरा इसका जो मैं वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक सवाल है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का बड़ा इशू है इस वक्त, मतलब धूप निकलती है तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, समटाइम ठंड पड़ती है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे रातें ठंडी हैं दिन थोड़े गर्म है। आज जो है आज थोड़ी सी ठंड है, तो इसके ऊपर लहसुन की फसल के ऊपर इसका कोई असर है? बिल्कुल डेफिनेटली इसका ये बहुत ज़्यादा असर होता है डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसेक्ट प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आम अमूमी तौर पर इसके जो कास्ट की रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि इसका जो सोइल की क्लाइमेट कंडीशन इन्वायरमेंट है वो छोटे दिन और जो कहते हैं ठंडा क्लाइमेट इसको चाहिए, और जैसे जैसे बढ़ोतरी की तरफ जाता है इसको और यानी कि ठंड चाहिए, मेजोरिटी में इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अगर फ्लक्चुएशन इसके दरमियान में आएगी तो इसके पूरे ग्रोइंग फेज के ऊपर भी ये वो असरअंदाज होगी। दूसरी जो आपकी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो माइनर थी, आज तक क्लाइमेट चेंज के बाद में मेजर बन गई। तो फार्मर जो पहले जो कि हमारे गार्लिक के काश्तकार हैं वो खुद ही इस बात को जानते हैं कि पहले वो 2 से 3 स्प्रे कर रहे थे अपनी फसल को बीमारी से महफूज रखने के, लेकिन अब उनको 6 से 8 स्प्रेज के ऊपर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको वो क्लाइमेट की जो सूरत हाल है वो हमारी चेंज हो चुकी है। तो इस लिहाज से हमारी जो कास्ट है वो भी प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से वो बढ़ चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सर। पानी आपाशी का अगर हम देखें तो आपाशी को किस तरह बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं? ज़मीन अगर आपकी बेहतरीन लेवल्ड हो तो उससे आपके जो है ना वो पानी आपके हर पौधे को लाके पहुँच सकता है। पानी का हर पौधे तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है इसकी कामयाब काश्त के लिए। तो अगर आप प्रॉपरली ज़मीन को लेज़र लेवल करके बिजाई करवाते हैं या अपना काश्तकारी का अमल करते हैं तो उससे आपकी पानी की बड़ी सेविंग होगी। तो ये इसका सर किस तरह मतलब फ्लड इरिगेशन करनी चाहिए या ड्रिप इरिगेशन इसके लिए सही रहती है, क्या समझते हैं? ड्रिप इरीगेशन जब आप बेड्स के ऊपर चले जाए तो ड्रिप इरीगेशन भी आप इसके ऊपर करते हैं, लेकिन फ्लैट्स के अंदर आप जो है वो पानी जो है जिस तरह हमारा रवायती पानी लगता है उस तरह लगाने से कोई हर्ज नहीं। जैसे फ्लड करते हैं फ्लड हम, ठीक है। तो सर ये कितने पानी मांगती है ये फसल? जो आपकी रवायती जो फसल है जिसे हम लहसुन गुलाबी कहते हैं वो कम पानी मांगती है एज़ कम्पेयर टू चाइना जो जो भी है आजकल G1। तो आई होप सो विथ 6 से 7 पानी के अंदर ये तैयार हो जाती है, 5 से 6 पानी के अंदर। तो लेकिन जो गुलाबी अपना NARC G1 वो 8 से 10 पानी मिनिमम उसको। किस स्टेज के ऊपर सर क्रिटिकल स्टेज है जिसमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी है? एक तो पहले बिजाई के फ़ौरन बाद इसका पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे हमने फर्टिलाइजर इसको अप्लाई करना है उसको पानी देना ज़रूरी है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे लहसुन गुलाबी जो 3 हम यूरिया के बैग इसके अंदर स्पेंड करेंगे 3 तो क्रिटिकल पानी इसको चाहिए ही चाहिए दिसंबर तक, ठीक है। इस तरह अगर हम NARC G1 की बात करें तो उसमें 5 बैग स्पेंडेड है तो उसको 5 पानी तो मिनिमम चाहिए आपने जो उसको फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करने के लिए। तो बाकी टेम्परेचर के लिहाज से या
गर्मियों से बचने के लिए आपको भी इसको भी 1-2 पानी की जरूरत पड़ जाती है। सर ये जब कोहरा पड़ता है तो उसमें बड़ी पानी की रिकमेंडेशन होती है, तो आप क्या रिकमेंड वैसे करते कोहरे का इसके ऊपर कोई खातिर का असर नहीं हैं? असर नहीं है होता, इसका। लहसुन के ऊपर ये इतना तो एक खातिर बड़ी का। अहम बात है, हाँ जी, क्योंकि कोहरे का बहुत सारी फसलों के ऊपर असर भी है, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हल्का इतना ज़्यादा इसके ऊपर असर नहीं आता, कोहरे सही। के इतने ज़्यादा खराब नहीं है, लहसुन जो है इसमें खराब नहीं। सर जड़ी बूटियों का कितना इसके ऊपर हमला है और किस तरह उनसे बचाव किया जा सकता है? जड़ी बूटियाँ डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमलावर होती है, क्योंकि इन लोग जितनी भी हमारी फसल होती है इसकी वो क्या बोलते हैं कि इसमें वो ज़्यादा जगह नहीं घेरनी होती, फ्री स्पेसिस जो होती है प्लांट्स टू प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती फासला है। ज़्यादा होता है। हाँ, शगुफे इसके स्टैंडिंग फॉर्म में होते हैं। तो जितनी भी हमारी विंटर की वीड्स हैं, जैसे जंगली चलाई है, जंगली पालक है, ले है, करुण है, पाथू है, घी है, सेंजी, मैना, ये जितनी भी हमारी आती है आमतौर के सीजन में, सारी की सारी इसके अंदर लगी होती है। तो इससे बचने के 2-3 तरीके हैं। वो क्या है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर आप कंटिन्यूस लहसुन की काश्तकार हैं तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि एक सीज़न के अंदर आपने एक फसल के अंदर लहसुन लगाया, तो सेकंड ईयर में उस एरिया में जाके लहसुन आप ना लगाएं, उसमें आप पाउडर लेकर आएँ, लाइक बरसीन लेकर आएँ, तो उससे आपकी वीड्स जो है ना वो किसी हद तक कम हो जाएगी। सेकंड ईयर उसके अंदर आप चले गए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बेड सोइंग पे जा रहे हैं या रिच सोइंग पे जा रहे हैं तो आप मल्चिंग कर लें। चावल की मल्चिंग जो है आजकल वो आपको बड़े आसानी से चावल की ट्राली मिल जाती है, तो उसकी आप 1.5 से 2 इंच की उसके ऊपर तय लगा दें। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी ये वेव्स हैं वो टोटली कंट्रोल हो जाएगी और बाद में आपको ऑर्गेनिक मैटर भी साथ में ऐड हो जाएगी। तीसरी आपका केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है उसके अंदर ब्रॉड लीफ और जो आपकी नैरो लीफ है उन दोनों को 35 से 40 दिन तक रोकने के लिए हम सिफारिश करते हैं कि आप डुआल गोल्ड का स्प्रे 5 ml की सर जरूरत यहाँ करें। पे थोड़ा सा ऊँची बताएगा। डुआल गोल्ड सिंजेंटा वाला का प्रोडक्ट है, वो 5 ml फी लीटर आप लोगों ने डालना है, यानी 500 ml फी एकड़, और इसके साथ में पेंडिमेथ्रिन 500 ml फी एकड़। इन दोनों को आपने टैंक यानी कि अपने टैंक के अंदर मिक्सअप करके तो इसकी आपने 6 जो है ना टैंक स्प्रे करना है। तो इससे आपको इनिशियली आपके 35 से 40 दिन तक वीज जो है वो कंट्रोल रहती है। 45 दिन के बाद हमने इसके अंदर एक पॉइंट रिकमेंडेड वो हमने करनी होती है, तो आपके 40 दिन तक तो केमिकल में इसको एडजस्ट करके रखना है। 40 दिन के बाद आपने इसकी करनी है एक नॉर्मल होइंग, अच्छे से होइंग करनी है। फिर इसकी एक सेकंड होइंग होती है, वो 75 डेज़ के ऊपर जाके आपने करनी होती है। तो अगर 35-40 दिनों के अंदर आपका प्रोडक्ट सही नहीं था या आपका तरीक़ाकार अगर स्प्रे करने का कुछ सही नहीं हुआ तो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ आपके निकल आती हैं। तो उसका एड्रेस करने का ये तरीका है, जो इनिशियल 35-40 दिन में निकलती है कि आसिफर एक प्रोडक्ट है, तो वो आपने पोस्ट इमरजेंस एज वेडिसाइड उसका इस्तेमाल करना। तो उसकी जो डोज आपने रखनी है वो 50 ml फी एकड़ रखनी है, यानी कि बहुत लो रखनी है ताकि आपके पौधों के ऊपर उसका स्ट्रेस ना आए। तो वो उसको आपने ज़्यादा नहीं बनाना, 100 पे नहीं लेके जाना, 150 पे, 200 पे, 400 पे, तो फिर वो आपका फसल को काफ़ी स्ट्रेस देता है। तो आप अगर इनिशियली जब आपकी वो बूटियाँ 2 लीफ स्टेज पे हो या 1 लीफ स्टेज पे हो तो आप इसका स्प्रे कर दें तो उनका ठीक है सर, कुछ फार्मर ऐसे हैं जिन लहसुन की जो फसल आपको पता है कि फील्ड के अंदर है, जो शुरू में जो है वो स्प्रे नहीं करते, तो फिर वो जड़ी बूटियों को बड़ा उगाव आ जाता है। ज़्यादातर ये भी नाज़रीन देखा जाता है कि शुरू में किसान भाई जो है उस चीज़ का नोटिस नहीं लेते कि जड़ी बूटियों को निकलने से बचाने के लिए पहले से स्प्रे करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो इतनी ज़्यादा फसल में हो जाती है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो पूछते हैं कि अब कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। देखें कि अगर आप लहसुन लगाना चाह रहे हैं तो आपको पहले इसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए, फिर आप लहसुन की फसल की तरफ जाएं। अगर आप इसका बेसिक स्टेप्स ही अगर आपसे छूट जाएगा तो फिर आपको जो पूरा सीज़न जो है ना वो तंग भी करेगी, आप बहुत ज़्यादा इससे अपनी जो है इकोनॉमिक्स खर्चा भी बहुत ज़्यादा खर्चा भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक सवाल भी मौजूद है कि लहसुन की जो प्रोडक्शन का खर्चा है, कास्ट, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी बातें मैडम मैंने आपको जैसे पहले कुछ बातें बताई भी हैं। अगर आप रवायती जो आपकी है वैरायटी का इंतखाब करते हैं उसका सीड रेट भी कम है, यानी कि कास्ट सबसे पहले आपकी वहीं पे कम होगी। आपको वो 5 मन चाहिए, अगर आप जीवन पे जाती है वो आपको 20 मन चाहिए, तो ये सबसे पहला आपका वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। दूसरा आपकी खादों की रिक्वायरमेंट,
इसके अंदर नंबर ऑफ बैग्स कम चाहिए, उसके अंदर आपको खादों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। सर माजरत के साथ आपकी बात को यहाँ पे काट रही हूँ, ये भी बड़ा मसला देखने में आता है कि किसान भाइयों को जितनी वो खादें, क्योंकि ज़्यादातर उनके पास नॉलेज नहीं होता है, इनमें होता है जितना कोई बता देता है उतनी खादें डाल देते हैं, जी वो 2 की जगह 3 बैग या 4 बैग डाल देते हैं। तो इससे भी आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए कि एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव है, तो आपके जो प्लांट में या आपकी पूरी जो क्रॉप है उसने उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं लेंगे। तो आप ज़्यादा दे देंगे तो वो भी सूदमंद नहीं है, कम देंगे वो भी सूदमंद नहीं है। तो जितनी वो बैलेंस जो हमारी न्यूट्रिशन जो हम लोगों ने या हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में यहाँ पर प्रेस्क्राइब की हुई है, हमने उसी लिमिट में रहें, उससे ना बढ़ना ना कम। सर खादें डालने का लेसन में भी बाकी फसलों में हम बात करते हैं, सही वक्त क्या है? इसका जो आपकी जो फास्फोरस और पोटाश वाली जो खादें हैं डालने का जो बेहतरीन वक्त है वो बिजाई के वक्त, कि आपने बिजाई के साथ ही वो डाल तो दें। सर ये दोपहर में या शाम में डालनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का भी बड़ा अफेक्ट होता है खादों के साथ, कि वो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर किसान भाई कहते वो हैं तो हमारा यूरिया के साथ वो ज़्यादा इशू जी, करता है, यूरिया के लेकिन साथ ये ज़्यादा। फास्फोरस और पोटाश के अंदर ऐसे कोई issue सर नहीं है। बाकी बहुत सारी फसलें इसमें बजाय कि वो यूरिया डाला जाता है एक स्प्लिट में, तो इसकी लेसन में डालने की जरूरत नहीं। नहीं, उसके अंदर देखिए हम DAP डाल रहे होते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिक यूरिया होता है, लेकिन स्टार्ट में उसको इतना नहीं चाहिए। जब वो जर्मिनेट कर जाता है, जर्मिनेट करने के हम 20 दिन के बाद कह रहे होते हैं कि जब पौधे अच्छे से निकल आए, जब वो निकल आएंगे, जब उसकी रूट्स कुछ डेवलप हो जाएंगी, शूट निकल आएंगे, फिर हम यूरिया लगाएंगे, उसकी ज़्यादा आसानियत है। अगर हम वैसे उसको पहले लगा दें तो वो हमारे 20 दिन तक वो तकरीबन वो शूट में नहीं आता जाएगा। सर जो DAP का आपने भी नाम लिया, DAP का तो बड़ा एक आलमी हमारा मसला चल रहा है, तो फार्मर को DAP के नाम से वो फैंड हो जाता है कि हम नहीं खरीद सकते। तो सर अगर मिलते फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं अवेलेबल मार्केट में, तो उसके मुतबादल क्या डाला जा सकता है? देखिए ये जो खाद के मतलब बहुत सारी बातें आजकल चल रही हैं, क्योंकि हम डिपार्टमेंटल लोग हैं तो इतनी हम डिस्कस कर सकते हैं, आपके साथ करेंगे कि ये एक परमानेंट इशू नहीं है खाद का। तो ये जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा परमानेंट इशू, क्योंकि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल आपको पता है कि जितनी भी जहाँ से हम ये DAP और SOP मंगवा रहे थे वहाँ पर प्रोडक्शन लेवल भी कम हुए हैं। वो अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे, वो हमें क्या भेजेंगे? सबसे पहली बात ये कि सप्लाई का मसला। सेकेंडली जितने भी हमारे यहाँ पर कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने बताया उन्होंने सूडो इस किस्म की वो इसकी शार्टेज क्रिएट की हुई और इसका इशू नहीं है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम ये कोरोना जैसी मूडी मर से हमें छुटकारा मिल जाए तो वो मामला फिर दोबारा रूटीन के ऊपर आ जाएगी, तो सारा इशू जो है वो सैंकल हो जाएगी। बाकी यूरिया हमारे मुल्क के अंदर अपनी उसकी मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई, तो इस सिलसिले में हमें किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं पड़ती। लेकिन ये जो हमारा जो माफिया है, खास माफिया है, तो वही बात कि हम वो उनकी ये सूडो सारी के सारे मामला हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने जो ज़िले जितने भी उनके अफसरान हैं उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर हैं और DCO साहिबान, वो अपने छापे भी मारते हैं, लोगों के गुलामों में से बरामद करा कर उसे कंट्रोल प्राइस रेट के ऊपर वो फेयर शॉप के अंदर वो फिर सेल करें, जिससे वो फार्मर्स को फ़ायदा है। सर ये तो वो इश्यूज हैं सर जो चलते भी रहते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, ये फिर चलते रहते हैं। लेकिन अगर मैं जैसे कि आपसे अर्ज की कि अगर DAP फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं होती ऑन टाइम, तो कोई इसकी मुतबादल खाद है? फिर हम SSP पे जा सकते हैं। SSP। हाँ जी, SSP के ऊपर जा सकते हैं। 3 बैग SSP डाल दें, वो किलो टू 1 बैग DAP के ऊपर के कंपेरिजन में जाता है। सर ये गली सड़ी जो रूढ़ी है, इसका बड़ा हम हर क्रॉप में इसको रिकमेंड करते हैं, तो लेसन में इसकी क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है। जितना ज़्यादा हमारी गली सड़ी खाद इसके अंदर जाएगी उतना ज़्यादा ही इसकी प्रोडक्शन आने के चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बातें 2 से 3 मरतबा बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम तकरीबन 25 से 30 टन रिकमेंड कर दें जिसके अंदर फार्मिया मिनोर चाहिए। जी ठीक सर, हो ये गया। बात में पहले हाँ, नहीं ये इसको चाहिए, यानी कि 8 ट्रालीज आपने ये 1 मंथ पहले आपने ये ज़मीन के अंदर इंकॉर्पोरेट करनी। ये अगर आप नहीं करते तो आपकी ज़मीन के अंदर फिर कितना न्यूट्रिशन स्टेटस है ये आपको एनालिसिस करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल बीजे डालते रहते हैं उससे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका इन्हांस होता रहता है और ये आपकी प्रोडक्शन इससे मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे हम ये नाज़रीन ये बात इंश्योर करते जाएं कि जो जितनी भी प्रैक्टिसेस बता रही हैं उसमें आपकी कॉस्ट कम है, आपका मुनाफा ज़्यादा है। क्योंकि कुछ किसान पे छोड़ भी देते हैं कुछ प्रैक्टिसेस के, नहीं हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, मुनाफा नहीं होगा। तो ये बात इंश्योर कराई जाती है यहाँ पे कि जितनी भी बातें यहाँ पे की जा रही हैं ये रिसर्च की बेस पे की जा रही हैं। अभी यहाँ पे फील्ड में लेसन लगा हुआ है जो कि पिछले कई सालों से तजुर्बा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट का मसला होने की वजह से हम यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं।
तो जितनी भी आपको प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं वो यहाँ पे तजुर्बे के तौर पर पहले से की गई हैं, उनका काश भी देखी गई है, पैदावार भी देखी गई है और देन ही ये चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही हैं। सर, कीड़े और बीमारियों का आपने जैसे हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ये इसमें एक बड़ा अहम मसला है, तो ये कब कब किस स्टेज पे आता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है? बीमारियां जो हैं आपकी जो लहसुन की जो मेजर बीमारियां हैं उसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है मेनली। दूसरी इसके ऊपर बीमारी आती है स्टैम्फिडियम लीफ ब्लाइट, और एक इसके ऊपर बीमारी आती है वाइट टिप। बाद में देखने में आता है इसके ऊपर रस्ट भी आ जाती है, जिसे गार्लिक रस्ट भी बोलते हैं। ये 4 इसकी मेन बीमारियाँ हैं, और इसका जो मेजर कीड़ा वो एक ही है जिसे थ्रिप्स बोलते हैं। तो इसका मेजर कीड़ा एक है। बाद में की ज़मीनों के अंदर टर्माइट्स का इशू भी आ जाता है, और या बड़ी मक्खी जिसे जो ओनियन मैगट बोलते हैं उसके भी इशू। यानी ये कैजुअल है, तो वो ऑर्डनरी नहीं है। यानी अगर ऑर्डनरी पेस्ट देखा जाए तो सिर्फ इसका मेनली एक ही पेस्ट है, सर थोड़ा उर्दू में बता दीजिए। थ्रिप्स। फार्मर्स बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं थ्रिप्स। तो जी सर, इसका फिर इंसदाद इनसे कैसे बचा जा सकता है? इंसदाद के लिए अगर हम बात करें डाउनी मिल्ड्यू से रोएदार फफूंद बोलते हैं, या स्टेम फिलियम, या कॉम्पलों का ऊपर से सफ़ेद हो जाना, या चोटी से कॉम्पल का सफ़ेद हो जाना, तो उसके लिए मार्केट में बहुत अच्छे फंगिसाइड जो रिनाउंड ग्रुप के हैं वो आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि आप कर्जेट एम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नैनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोस्टॉबन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूमैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो फंगिसाइड है जो एड्रेस करती हैं इन 3 बीमारियों। इसके बाद एक बीमारी इसके ऊपर आती है पर्पल ब्लाच। पर्पल ब्लाच को जो मार्केट के अंदर जो बेस्ट एड्रेस करने वाले फंगिसाइड है उसके अंदर सेरेफ्रिस नेटियो नेटिव। और सेकंड लीडिंग में उसके अंदर आपको पास आ जाती है स्कोर है सिंजेंटा वालों की, फिर एफएमसी की कैब्रियोटाप है। तो आप इनका इंतखाब करके तो आप स्प्रे करवाएं तो आपको ये प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर कीड़े की बात की जाए थ्रिप्स के लिए, तो उसके अंदर हमारी रिसर्च ये कहती है कि जो ओल्ड केमिस्ट्री वाली इंसेक्टिसाइड है जिसके अंदर क्यूराक्रान है उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन इसके अलावा मार्केट में थ्रिप्स को कंट्रोल करने में भी बड़ी अच्छी इंसेक्टिसाइड मौजूद है, जिसके अंदर प्रोएक्सिव है, रेडियंट है, सॉल्विगो है, आची है, मोमेंटम है, और इसके अलावा और भी कई है जिसके सर, अंदर कितनी मिकदार में पर एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए? अगर क्यूराक्राम की बात करें तो वो 500 ml फी एकड़ के ऊपर हम स्प्रे करेंगे, और स्प्रे भी हमने 7 से 10 दिन के वक्फे के साथ करना है। तो पॉपुलेशन को हम देखेंगे EPL के ऊपर चली गई, यानी कि अगर हम उसकी कॉम्पर को खोल के देखें तो अगर हमें उसे के अंदर हमें 6 से 7 अडल्ट या उसके बच्चे नज़र आ रहे हैं, या 8 से 10 नज़र आता, तब हमने उसको स्प्रे करना। तो जब हम स्प्रे करेंगे फिर स्प्रे के 24 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद और 48 घंटे के बाद हम उसकी टेस्ट काउंटिंग कर देंगे हमारा कहाँ पर वो स्प्रे का असरात जा रहे हैं, कंट्रोल हुआ है या नहीं है। तो मोमी तो हम 5 से 7 दिन के वक्फे के बाद रिपीट करवाते हैं अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। सेकंड, अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो वो 100 ml फी एकड़, रेडियन की बात की जाए तो वो 80 ml फी एकड़, मोमेंटम जो है वो 200 ml के ऊपर, और हाची जो है हमारा वो भी 200 ml के ऊपर हम स्प्रे करवा रहे हैं। और क्लोरोफेनापार जो है वो भी हम 200 से 250 ml फी एकड़ के ऊपर हम रिकमेंड करते हैं। तो ये इससे आपका जो थ्रिप्स है वो श्योरली कंट्रोल हो जाएगी। सर, ये अभी आपने कहा कि वो कॉम्पल को खोल के देखना, उसमें से 5 से 7 जो है वो सुंडियाँ या उनके बच्चे जो है वो हो तो फिर आप स्प्रे करें। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये हम इशू देखने में है कि लोग स्प्रे भी करते हैं फार्मर्स, लेकिन वो इतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती, इसलिए कि वो स्प्रे उस जगह पे पहुंच नहीं पाता जहाँ पे एक्चुअल में वो कीड़ा अपना वो घर बना के बैठा होता है, जहाँ उसका वो ग्रुप होता है। तो कैसे सर इफेक्टिवली स्प्रे किया जा सकता है? थ्रिप्स का कीड़ा जो है ना, ये थ्रिप्स जो है प्याज का और ओनियन का वो छुपा होता है, वो उसकी शगुफों की तरह में छुपा हुआ होता है। वो कॉम्पल हम निकालेंगे तभी वो नज़र आता है। करना क्या होता है, सबसे पहले तो उसको मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए कि इसकी जो मादा है वो सुराख करके पत्तों के अंदर इसके वो अंडे देती है, वहाँ से इसके बच्चे आ जाते हैं, और बच्चे जो है वो आपके कवरिंग में होते हैं, यानी कि वो हमें बाहर नज़र नहीं आ रहे होते फ्रंट साइड से। तो हमने जैसे उसकी कॉम्पल को नीचे से जाके देखना है तब हमें नज़र आएगा। तो हम उसके लिए ये करते हैं मैडम के कार्पेटेड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है वो ज़रूरी है। वो किस तरह है कि आपका जो भी स्प्रे मैन है हम उसको ये इंश्योर कराएं कि वो अपनी लाश को ज़्यादा से ज़्यादा ना घुमाएं, लाश की ज़्यादा मुगलकी ना करें,
बिल्कुल जो है ना वो स्टैटिक फॉर्म के अंदर वो चले, जैसे कि वो गंदम के अंदर जड़ी बूटी में हम लोग स्प्रे तो करते सर हैं उनकी मैडम। नोजल है वो हाँ बिल्कुल जी, ऐसे सीधी बिल्कुल रहे। सीधी रख के चले, फ्लैट चले। ठीक है। तो फ्लैट चलेंगे और आपका पूरे का पूरा जो पौधा है वो भीग जाएगा, वो हम्म, मैक्सिमम आपका इंसेक्टिसाइड जो है ना वो रिसीव करेगा। तो दूसरी जितनी भी आपको इंसेक्टिसाइड बताएगी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, वो जैसे सिस्टम के अंदर जाएंगे इंसेक्ट को भी जैसे सक करेगा, वो जहर उसके अंदर चली जाएगी, उसकी मार्टेलिटी होगी। तो उसके अंदर एक तो ये बात हमने कर ली, दूसरा इंश्योर करना है कि 120 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाए, 100 लीटर पानी ना इस्तेमाल किया जाए, 120 लीटर इस्तेमाल किया जाए। वो क्या बन जाता है आपकी 6 टैंक्स बनते हैं। अगर आप नॉर्मली एक टैंक 1 एकड़ में 100 लीटर रिकमेंड कर रहे हैं, तो थ्रिफ्ट के लिए हम 120 लीटर का रिकमेंडेशन देते हैं, 120 लीटर पानी के साथ वो जहर डाली जाए। तो ये चीज़ है। दूसरा काश्तकार भाई इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो जिस आपके बंदे ने उसको स्प्रे करना है, तो वो चीज़ को ख्याल रखें। ये ना हो कि एक ही या 2 टैंकी के अंदर वो स्प्रे मिक्सचर डाले और स्प्रे करके बाहर आ जाए, तो उससे स्ट्रेस आने के भी चांसेस हैं। तो दवाई की मकदार या ज़्यादा चली जाती है या कम चली जाती है, टारगेट पे नहीं पहुँची जैसे आप बता रहे हैं। तो ये इशू, तो नोज़ल का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है। 4 सलाखों वाली या 6 सलाखों वाली जो है वो नोज़ल का आपने इस्तेमाल करना है। तो वो इस्तेमाल करते हैं। बैटरी ऑपरेटर जो स्प्रेज हैं आपके आज जो मार्केट में मिलते हैं, वो आपने इसका इंतखाब करना स्प्रे के लिए, ना कि वो मैनुअल के ऊपर जाए। तो बैटरी ऑपरेटर इंश्योर करती है, एक किस्म का प्रेशर रखती है वो आपके पूरे स्प्रे के प्रोसेस के दौरान, या पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करें। सर ये इजीली अवेलेबल है बिल्कुल मार्केट के छोटा अंदर फार्मर जो है बिल्कुल अवेलेबल है और इंतहाई लो कॉस्ट पे आ रही है। यानी कि चाइना की तो भी अब भरमार हुई पड़ी। तो अगर वो ख़राब भी हो जाते हैं तो उसकी इतनी कॉस्ट मिनिमम है कि जितने में वो रिपेयर होता है उतने में वो नया आ जाता है। तो अब इसका कोई इशू नहीं है। ये स्प्रेयर जितने भी हैं वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो वो आप चाइना की अभी पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल, तो वो आप ले सकते हैं ईजिली। सर अभी जैसे हम प्रोग्राम से पहले मैकेनाइजेशन की थोड़ी सी बात कर रहे थे कि इस हवाले से कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है और उसका कैसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अभी रेस किया कि इसका जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है ना जो हम पे करते हैं या फार्मर पे करता है वो उसकी बिजाई के ऊपर, बजाएंगे। आगे बिजाई के ऊपर है इसकी। अगर हमें 25 से 30 बंदे चाहिए इसकी पर एकड़ सर बिजाई ये के हमारे लिए। एक फार्मर का क्वेश्चन भी है कि बजाई के वक्त लेबर का मसला होता है, हाँ जी, तो क्या तरीकाकार है कि हम आसानी से बजाई कर सकते हैं। ये तो है। अगर हमारे जितने भी कोर एरियाज हैं ना मैडम, जैसे खाने वाला है, चीचा वतनी है, साहिवाल है, या उससे मरहका जहाँ पर ये लहसुन जहाँ पर काश्त किया जाता है, वहाँ पर तो जितनी आपकी लेबर है ना वो माशाल्लाह बड़ी ट्रेन, तो उनको तो ये मामला इतने वहाँ पर आते नहीं। तो जहाँ पर ये ट्रेन आपको लेबर ना मिले या आपने ज़्यादा एरिया के ऊपर बिजाई करनी है, तो फिर आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आप मशीन के ऊपर चले जाएँ। मार्केट के अंदर अब डिफरेंट मशीन जो है डेवलप हो चुकी हैं। कुछ रिसर्च के इदारे ने और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मुश्तरका रिसर्च के तावन मुश्तरका रिसर्च के नतीजे में जो मशीनें जो है ना वो डेवलप होती हैं, उसमें वो आप मशीनों का इंतखाब करके तो आप ये इसकी बिजाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी की सारी लेबर के कास्ट जो है वो सर बच आप जाए। यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी मशीन जो है वो बेहतर रहेगी। मुख्तलिफ मशीनें कुछ लोग तो प्राइवेटाइज तौर पर भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। नहीं सर मशीन का नाम उससे गार्लिक प्लांट को बोलते हैं। गार्लिक प्लांट, ठीक है। गार्लिक तो बेहतर ये है कि जो बड़े रकबे पर बजाई करनी है तो तो गार्लिक फिर हाँ प्लांट। जी वो फिर आप उसके ऊपर चलेंगे। ये तो उसकी कॉस्ट भी सर मैच कर जाती है, कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है। कॉस्ट जो है उसकी डिपेंड करता है कि मार्केट में अभी 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक इसकी मशीनरी जो है वो अवेलेबल। मुख्तलिफ जो भी ब्रांड्स के साथ जो अच्छे लेवल की मशीन है वो आप इंतखाब करके एक मरतबा इसके ऊपर स्पेंड कर लें, फिर आपके ये अरसा दराज तक चलती रहती है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 फार्मर आपस में मिल के ये ले सकते हैं, या बाज़ औक़ात ये हमारे जो कोर एरियाज़ हैं तो वहाँ से ये रेंट बेसिस के ऊपर भी आपको मिल रही ये होती सर है, बड़ी अहम बात है तो क्योंकि एक वहाँ पर रेंट फार्मर बेसिस के ऊपर भी आप जाके ये ले सकते हैं। कि 3-4 लाख रुपया एक फार्मर ज़रा मुश्किल है उसके लिए निकालना, तो फिर ये जो या तो हम रिकमेंड करते हैं कि कम्युनिटी बना लें कुछ लोगों का, 5-7 लोगों का ग्रुप बना लें जो कि बजाई करते हैं लहसन की, तो आप मिल के मशीन ले लें। क्योंकि अगर आप बड़े रकबे पे कास्ट करना चाहते हैं, उसको एज बिजनेस इस फसल को लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप जो लहसन का प्लांटर है उसके साथ बुवाई करें। तो अगर आप फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे फार्मर्स आपके साथ नहीं है जो मिलके इसकी कॉस्ट उठा सकें, फिर आप ज़रूर पता करें अपने इर्द गिर्द के कोई ऐसे सर्वर, बहुत सारी सर्विसेज
होती हैं जो कि किराए पे लोग बिल्कुल मशीन मिल दे जाती देते हैं, है, मिल जाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी तगो इसके लिए करनी पड़ती बिल्कुल है। तवज्जो। सर ये हमारा भी डिजीज़ और सर आप क्या समझते हैं कि इस क्रॉप के अंदर जैसे कि हमने डिजीज़ को, पानी को, फर्टिलाइज़र को कवर किया, किन किन चीज़ों का, क्योंकि माशाल्लाह आप तो तजुर्बा कर रहे हैं बड़े अरसे से, कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, सामना करना पड़ सकता है, इसको फार्मर को समटाइम पता भी नहीं होता कि मसला चल रहा है, लेकिन उससे पैदावार में खासी कमी आ जाती है। इसके लिए दो मेन चीज़ें से पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो आपका टाइमली एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, जो जो रिकमेंडेशन है वैरायटी के हिसाब से वो आपने इंश्योर करना है। दूसरा, जैसे ही इसके ऊपर बीमारी का हमला हो तो आपने स्प्रेस कर देना। अगर आप इसको बीमारी को या कीड़े को कंट्रोल नहीं करते तो क्योंकि इसकी फूड फैक्ट्री से वो शगुफा ही होता है, अगर वो आपका 40%, 50%, 60% डैमेज हो गया तो बाकी आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है वो चलेगी। तो फिर वो आपका नीचे जो एट दी एंड जो आपका फ्रूट है ना, वो इंसान में जो बर्ड है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, वो छोटे टाइम करेगा। अगर आप फर्टिलाइजर पूरा नहीं देते तब भी वो अपने मैक्सिमम साइज को अटेन नहीं करता। सर ये भी बड़ा हम मार्केट में जब लेसन लेने जाते हैं तो बड़ी बारीक बारीक से छोटे छोटे से वो होते हैं। डेफिनेटली मैडम उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि फर्टिलाइजर डेफिशिएंट होते हैं, फर्टिलाइजर नहीं डाला गया होता या ज़मीन नामौजूद इंतखाब कर ली, यानी कि कनाठी ज़मीनों के अंदर इसकी काश्तकारी कर, हमने यहाँ पे फार्मर को देखा तो वो कनाठी ज़मीनों के अंदर उसने वो लहसुन लगा दी। तो अब ये देखें ये कनाठी ज़मीनों पे तो बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं हम करते। सर ये हल्की आपने बोला कि हल्की मैरा, मेरे से उससे मैरा या उसके बाद बरियाल ज़मीन, बरियाल से ये हल्की मैरा से बरियाल ज़मीनों के अंदर ये मौजूद तरीन समझा जाए, यानी कि कनाठी ज़मीनों के लिए ये कभी भी इसको अंदर रिकमेंड नहीं करते। तो सर किसी तरह की रिक्लेमेशन करके भी नहीं कर सकते नहीं काम? कर सकते मैंने वो, अगर तुम प्रॉपर इस स्टेज में आ जाए तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। गार्लिक की उसके अंदर जो है ना वो जिसको कहते हैं मुनाफा बख्श काश्त, वो पॉसिबल नहीं है कनाठी ज़मीनों सर लेसन की हमने एक बड़ा अहम सवाल शुरू में जो मिस करते हैं, लेसन की बुझाई कब तक कर लेनी चाहिए हर सूरत? में। इसका जो है ना बेहतरीन जो सोइंग टाइम है ना वो अक्टूबर का महीना है आपका, गुलाबी लहसुन का और जितनी भी आपकी चाइनीज़ की वैरायटीज़ हैं वो अक्टूबर के महीने के अंदर, या जो आपका जो आखिरी 15 है ना दिन अक्टूबर के, उसमें इसकी बिजाई हो जानी चाहिए। तो जो जीवन वैरायटी है उसकी जो बिजाई है वो नवंबर में करनी चाहिए, उसको आपने अक्टूबर में नहीं करना, तो वो एक महीना लेट इसकी बिजाई का टाइम। नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँ कि हम तहकीकाती अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम साहिब जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं और लहसुन की फसल के ऊपर काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, पिछले काफ़ी सालों से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और जो भी बातें अब तक पहुँचाई जा रही हैं वो सारी रिसर्च बेस्ड बातें हैं जो कि खुद मुनाफा भी उनसे कमाया गया, उनकी पैदावार भी देखी गई। सर यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्योंकि हम हार्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, हार्वेस्टिंग का एक तो सही वक्त बताएं और हार्वेस्टिंग करते वक्त, बर्दाश्त करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक सवाल है अगर हम इसको रिलेट कर लें कि बजाई के वक्त लेबर का मसला होता है, तो नहीं सर ये तो सवाल हो चुका है, ये जब कहते हैं कि बर्दाश्त होती है तो तब भी वो गंदम की कटाई हो रही होती है तब भी लेबर का मसला होता है, तो अगर ये फसल जो है ज़्यादा देर तक रहती है ज़मीन में तो इसका कोई इशू तो नहीं है? देखिए ये दो अपने क्वेश्चन कर रही है एक साथ से। आप गंदम की जो है ना बर्दाश्त में तो हाई फाई मशीनरी इन्वॉल्व हो गई, हाँ। तो उसके अंदर तो हमारी जो लेबर है ना वो मिनिमम रह गई इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो इसकी टोटल जो बर्दाश्त है वो मैनुअल लेवल की करी है, अच्छा मैनुअल ही है। अभी इसकी मैकेनाइजेशन के ऊपर काम जारी है सारी है, लेकिन जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अभी उसके इतने खातिर खास रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम उसको भी रिकमेंड नहीं करते फार्मर को कि इसकी या हार्वेस्टर भी आप इसका ले लें, जैसे कि आलूओं का है या गाजरों का है, तो अभी उसका वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन वो ट्रायल्स में चाह रहा है इंशाल्लाह वो भी अनकरीब जो है वो फार्मर्स का वो भी उसकी रसाई हो जाएगी, फिर ये फार्मर का प्रॉब्लम भी जो है ना वो सेटल्ड हो जाएगी। तो लेबर की अवेलेबिलिटी मैडम हो जाती है, क्योंकि गंदम की जो कटाई है उसके लिए सोफिस्टिकेटेड मशीन्स उस सीज़न में मौजूद होती है, लेबर हमारे पास अवेलेबल होती है, तो ये इतना इशू नहीं है। तो सर आप इसका हार्वेस्टिंग का जो बेहतर टाइम है वो कौन सा है, और अगर फार्मर डिले कर लेता है हार्वेस्टिंग तो उसके क्या नुकसान आता है? इसका जो आपका बेहतरीन टाइम है ना लहसुन गुलाबी का और चाइना की वैरायटी का, उसका अप्रैल है, ठीक है जी, अप्रैल है, और जो आपकी जीवन है वो मई के एंड में जाके वो हार्वेस्ट होती है। अगर आप इसको प्रॉपरली हार्वेस्ट नहीं करते तो ये ज़मीन के अंदर ही जो है ये अपनी पुरियाँ जो है वो छोड़ जाती है। अच्छा
ठीक है जी, वो आपका वो सारे का सारा जो आपकी इतनी काविशें की होती है वो सारे का सारा प्रोसेस में चलेगा। अगर आप जीवन की बात करें तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसका ज़मीन के अंदर गलाव आ जाता है। देखिए अगर हम उसको टाइमली बर्दाश्त नहीं करते तो वो हमारा जितना भी दूसरी हम कह रहे हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अंदर वाली फसल की चाहिए। सही, मतलब उसको टाइम पे काश करना टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम से काश करना और उसके टाइम से बचाव। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस्म कौन सी ली है, उसमें कितने दिनों में तैयार होना और कितने दिनों के बाद हम उसको बर्दाश्त करें। तो सर बर्दाश्त करते हुए कोई खास किसी चीज़ का ख्याल भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये ज़मीनी फसल है, ज़मीन के अंदर रहती है तो। बस आपने जैसे फसल हमारी तैयार हो जाए उससे हमने 3-4 दिन पहले वो लाइट सा पानी लगा देना ताकि वो ज़मीन नरम हो जाए। फिर आम जो हमारे पास फार्मर के पास जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं उससे वो निकालते चले जाए, ताकि हमने उसकी स्टोरिंग करनी होती पौधे के पूरे शगुफे किस्म है तो हमने उसके शगुफों को नहीं डिस्टर्ब करना, वो हमने साथ में रखनी है। तो वो जैसे जैसे उसकी बर्दाश्त होती चली जाए हम फील्ड के अंदर ही पौधों को रखते हैं। ठीक हो गया लहसुन के शगुफों के इस्तेमाल। तो 5-6 दिन हमारे वहाँ पर ये पड़े रहे तो जितने वहाँ पर पत्ते झड़ने वाले होते हैं वो झड़ जाते हैं और इसकी स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है, अच्छी जो मजबूत हो जाती है। फिर हम इसमें सायेदार जगह पर ला के रखते हैं 5 से 6 दिन के लिए। तो वहाँ पर इसके जितने भी कुछ पत्ते गिरने वाले होते हैं वो गिरते जाते हैं। उसके बाद हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आपने इसको हवादार कमरे के अंदर इसको स्टोर करना है। अगर तो आप स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर आप स्टोर नहीं करना चाह रहे तो आप इसको स्ट्रीट के ऊपर मार्केट में लेके जाके स्टोर कर सकते हैं। तो आपने वो करीब जो सी भी मार्केट पड़ी जहाँ पर उसकी डिमांड है तो आप अपना मटेरियल लेके चले गए। कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो पसंद करती है शगुफों से बनाए, जैसे कि घरों के अंदर हम लोग क्योंकि इसको हम पूरा सीजन इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग की ये कोशिश होती है कि हम वो लहसुन ले गए जो शगुफों से बनाए। जी जी। तो वो हमारे घरों में वो 5-6 माह पड़ा रहता है तो वो भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ओपन मार्केट के अंदर इसका शगुफा उतार के भी वो भी मिल रहा होता है, लेकिन उसकी हम ज़्यादा लंबे अरसे तक उसकी स्टोरेज जो है ना वो घरों में काफ़ी होती है। वो जैसे ही इस्तेमाल किया या ख़रीदा उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जी सर, ये जैसा कि आपने बताया कि ये पौधा जो है ज़्यादा जगह नहीं लेता, जी। तो कुछ फार्मर से जानना चाहते थे कि क्या इसके अंदर मखलूत काश्त की जा सकती है किसी फसल की। ये एज अ मखलूत कास्ट इस्तेमाल किया जा सकता इसके है। अंदर इसके अंदर जैसे आप कुछ लोगों ने फार्मर जो बड़े लेवल पे सिर्फ लहसुन ही काश्त कर रहे हैं, जी। तो वो किसी कोई ऐसे छोटे मोटा ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हम मुख्तलिफ क्राफ्ट में ज़रूर इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं किसी चीज़ की इंटरक्रॉपिंग कर सकते। क्योंकि कोई भी क्रॉप होगी तो थोड़ा सा उसका बड़ा होगा, शेड भी हाँ आएगा तो जी, उसका। शेड भी आएगा और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जैसे आपने वो चलना फिरना भी है, एग्रीकल्चर की मशीनरी भी चलानी है, उसके ऊपर फर्टिलाइज़र भी है, इंसेक्टिसाइड है, जो कुछ भी प्रैक्टिस हैं इसकी और है उनकी और है। तो ये ज़रूर ये आपका इंटरक्रॉप में जा सकता है, लेकिन इसकी फसल के अंदर आपने किसी और चीज़ को नहीं लेकर आना। लेकिन उससे आप देखेंगे आपकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, फिर वो आपकी वो एक्चुअल क्रॉप तो नहीं रहेगी। एक्चुअल क्रॉप तो आपकी वो मेन है जिसके अंदर आप इसकी इंटरक्रॉप कर रहे हैं। जी जी सही। तो सर आप जो आपने यहाँ पे भी बताया कि लहसुन को किसी और फसल के साथ कास्ट किया जा सकता है, क्या वो कमर्शियल लेवल के लिए भी कास्ट किया जा सकता है किसी और फसल के साथ? ऐसा देखने को नहीं है। कमर्शियल लेवल के ऊपर आपके फील्ड के अंदर इसको अकेला ही इसको लगाना है। जी जी नाज़रीन, अभी मैं आपको बताती जाऊँ कि हम तहकीकाती अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम साहिब जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, इस अदारे के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लहसुन की फसल के ऊपर इनका खासा तजुर्बा है और वही मालूमात इन्होंने अपनी आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर कुछ किसान भी समझते हैं कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मिस है या जिनके बारे में आपको रहनुमाई चाहिए, तो आप हमारे सावी के नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल तक पहुँचाए जा सकें और इंशाल्लाह ये बेहतर तरीके से आपको जवाब भी दे देंगे। नाज़रीन, अपनी मेज़बान रिक्ज़ा अवान को यहाँ पर इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सावी गपशप के साथ, नए मौजू के साथ और नए लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद